Question 8. GATE Electrical 2007. A single phase fully controlled the thyristor bridge AC-DC converter is operating at a firing angle of 25 degree and an overlap angle of 10 degree. Constant DC output current of 20 ampere. The fundamental power factor, that means displacement factor at input AC mains is, options are 0.78, second option 0.827, third option 0.866, last option 0.9. ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 8 गेट 2007 का क्वेश्चन था, फिगर बना नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा था कि सिंगल फेस फुली कंट्रोल ब्रिज एसी डीसी कन्वर्टर है, अल्फा की वैल्यू 25 डिग्री, फायरिंग एंगल, ओवरलैप डिले एंगल 10 डिग्री था और कांस्टेंट जो करंट था 20 एम्पियर था आपके पास, कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री करंट 20 एम्पियर। फंडामेंटल पावर फैक्टर फाइंड आउट करना था एट द इनपुट साइड, दैट मींस द फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर फाइंड आउट करना था और ऑप्शन। तो अगर मैं ध्यान से अगर बोलूँ कि आपके पास एक रेक्टिफायर है, आपके पास फुली कंट्रोल्ड सिंगल फेस रेक्टिफायर है, ब्रिज कन्वर्टर, ये आपके पास फिगर है, ये लोड आपके पास कांस्टेंट, करंट फ्लो हो रहा है आपके पास आई नॉट की वैल्यू, द कंटिन्यूस कंडक्शन आई नॉट की वैल्यू फ्लो हो रहा है आपके पास, ये वीएस है सोर्स और ये सोर्स करंट। जब मैं फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर की बात करता हूँ आपके पास, तो इस साइड से बात होना चालू होती है आपके पास फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर। यहाँ से अगर हम बात करें आपके पास की जो क्वेश्चंस आपके पास गिवन है कि ओवरलैप एंगल, इसका मतलब है कि सोर्स इंडक्टेंस इन्वॉल्व है, और सोर्स इंडक्टेंस अगर इन्वॉल्व है तो आपके पास ये है एलएस, और अगर ये अगर आपके पास इन्वॉल्व है तो इसके कारण आपके पास जो फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर होता है, फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर का रिजल्ट कुछ लोगों को पता होता है, वो लिखा रहता है कॉस अल्फा प्लस म्यू बाई 2, कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितना दिया था 25 डिग्री और म्यू की वैल्यू 10 डिग्री, 10 डिग्री बाई 2 तो 5 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री, ये आ गया कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का आंसर आ गया 0.866, 0.866 रूट 3 बाई 2 ये आंसर। तो अगर किसी को इतना अगर पता है कि फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर कॉस अल्फा प्लस म्यू बाई 2 होता है तो उसके लिए क्वेश्चन हो गया आपके पास कि 0.866 है। बट मेरा ये सोचना है कि आपको बहुत अच्छे फॉर्म में पता होना चाहिए सब कुछ। बहुत अच्छे फॉर्म में पता होने का क्या मतलब है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट क्या है, ये कॉस अल्फा प्लस म्यू बाई 2 आपके पास क्या है। अगर मैं बात करूं आपके पास 1 बाई 1 अगर मैं बात करूं तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी इतनी हो सकती है आपके पास कि एक आपके पास अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर हो, ये अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जी ध्यान से देखना, आपके पास पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, एक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, एक आपके पास कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है एक लोड में, आई नॉट करंट फ्लो हो रहा है, ये Vs है यहाँ पे Is है, और कोई पूछ रहा है फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर कितना होगा, या कोई बोल रहा है इनपुट पावर फैक्टर कितना होगा, ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास एक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, ठीक है, कांस्टेंट आपके पास लोड करंट फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री, इस बार मैं बोल रहा हूं कि सोर्स इंडक्टेंस भी इन्वॉल्व है, और ये आपके पास IS सोर्स इंडक्टेंस भी इन्वॉल्व है। इस समय अगर मैं बोलूं कि फंडामेंटल और मैं किसी से बोलूं कि इनपुट पावर फैक्टर कितना होगा, ये पॉसिबिलिटी एक ओरिजिनल क्वेश्चन ये आपके पास जो पूछा गया था जिसका आंसर भी दे दिया मैं, और एक पॉसिबिलिटी आपके पास कि कंट्रोल रेक्टिफायर है विदाउट सोर्स इंडक्टेंस, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है आपके पास लोड में, द कंटिन्यूस कंडक्शन रिपल फ्री विदाउट सोर्स इंडक्टेंस, ये आपके पास Vs है, ये हमारे पास Is है, इस जगह पे कितना होगा फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर और इनपुट पावर फैक्टर। तो ओवरऑल पॉसिबिलिटी कितनी, 4 पॉसिबिलिटी। ओरिजिनल जो क्वेश्चन है वो मैं 3 फिगर्स और फॉर्म किया, ओवरऑल पॉसिबिलिटी की 4 की बात किया कि ओवरऑल पॉसिबिलिटी आपके पास 4 है जहां पे, और टोटल टर्म्स 8 हो गए, 4 सर्किट, फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर और इनपुट पावर फैक्टर, ऐसे करके ओवरऑल आपके पास टर्म्स कितने हो गए, 8 टर्म्स हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इस कंट्रोल रेक्टिफायर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार ध्यान से सुने। अब अगर मैं यहां से बात करूं आपके पास, इस जगह पे बात करता हूं, चलो इस जगह पे अगर मैं बात कर रहा हूं, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर डायोड सर्किटरी है, कंटिन्यूअस कंडक्शन है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑन होगा,
वी नॉट वी एस होगा, सोर्स करंट इक्वल टू लोड करंट होगा। ओके, नेगेटिव हाफ साइकिल में ऐड ऑन होगा, वी नॉट माइनस वी एस होगा और सोर्स करंट माइनस आई नॉट के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे सोर्स करंट का फिगर कैसे होता है आपके पास, इस जगह पे सोर्स करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपके पास ये, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये, बस ये पाई 2 पाई ऐसा करके बन जाता। नो अल्फा, अल्फा तो है नहीं यहाँ पे, ये जीरो, ये आई नॉट और ये माइनस आई नॉट। ये सोर्स करंट का फिगर है आपके पास, ये सोर्स करंट का फिगर है। अभी सोर्स करंट का फिगर है तो ये तो बाइपोलर स्क्वायर वेवफॉर्म है, और बाइपोलर स्क्वायर वेवफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फोरियर सीरीज एक्सपांशन कितना होता है, 4 आई नॉट अपॉन एन पाई साइन एन ओमेगा टी, बस इतना ही, नो एंगल। और ये जो एन है वो ऑड वैल्यू से आपके पास, एन की वैल्यू ऑड वैल्यू से 1 3 5 ऑड वैल्यू से। ये आपके पास ये एक्सप्रेशन देखने को क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आप बार बार ना ये वाला एक्सप्रेशन देखते हो, ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के सोर्स करंट का वेव फॉर्म जब कांस्टेंट करंट है, बार बार आप अल्फा बेस आपको रिजल्ट पता होता है। अगर अल्फा ना हो तो देखो जो रिजल्ट आपको पता है इस वाले का, उसी रिजल्ट को मेरे को चेंज कर दिया और अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दिया, रिजल्ट ये आ गया। ये होता है आपके पास एक बाइपोलर स्क्वायर वेव फॉर्म का रिजल्ट। ऑड हार्मोनिक्स होते हैं आपके पास, एवरेज वैल्यू उसका 0 है, एवरेज वैल्यू उसका कितना है आपके पास 0, कोई एंगल नहीं, कोई एंगल भी नहीं आपके पास। आप ध्यान से देखो इस वाले रिजल्ट में, अगर मैं बोलूं एन की वैल्यू 1 पुट करो तो कितना आ गया, 4 आई नॉट अपॉन पाई साइन ओमेगा टी, थर्ड हार्मोनिक्स 4 आई नॉट अपॉन 3 पाई साइन 3 ओमेगा टी, ऐसे चलते जा रहे हैं। ये लिख दिया, देखो ध्यान से। और अगर ऐसा रिजल्ट है आपके पास, ऐसा रिजल्ट अगर हमारे पास है, तो अब आप यहां पे ध्यान से देख सकते हो कि अगर मैं बोल रहा हूं कि सोर्स वोल्टेज तो वीएम साइन ओमेगा टी होता है और फंडामेंटल कंपोनेंट भी साइन ओमेगा टी हो गया, अगर मैं बोलूं फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर इस फिगर में कितना होगा, cos 0, दैट मींस द वन यूनिटी पावर फैक्टर होगा, फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर 1 होगा। इस फिगर में फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। देखो ध्यान से, ये 4 आई नॉट अपॉन एन पाई साइन एन ओमेगा टी आ गया आपके पास, डिफरेंट हार्मोनिक्स आपके पास आ गया, दिख रहा है सब लोगों को, ये 1 इस वाली फिगर में फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू 1। अगर मेरे को इनपुट पावर फैक्टर की बात करना है आपके पास, तो मेरे को पता है कि इनपुट पावर फैक्टर की बात अगर मेरे को करना है तो फिर रिजल्ट्स में आपके पास जो रिजल्ट्स आपके पास ये होंगे, इसके बीच में ज्यादा डिफरेंसेस आपके पास नहीं होगा। अगर मेरे को इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू निकालना है, मतलब इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट की बात अगर मेरे को करना है, और ऊपर से मेरे को दिख रहा है कि जो इसका फंडामेंटल कंपोनेंट है वो तो वैसे ही फ्लो हो रहा है आपके पास, प्योर साइनोसोडल सिग्नल, इसमें एंगल है ही नहीं, प्योर साइनोसोडल सिग्नल ही है, परफेक्ट आपके पास साइनोसोडल सिग्नल से। एन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे आपके पास तो सिर्फ ओमेगा की वैल्यू चेंज होती जाएगी, लेकिन परफेक्ट साइनोसोडल सिग्नल्स होगा। और अगर मेरे को यहाँ पे अगर मैं बात कर दूं कि इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, तो इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू होगी IS R1 अपॉन IS cos अल्फा, और cos अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 0 है तो cos 0 1 आ गया, तो IS R1 अपॉन IS आ गया। अगर मैं बोलूं कि इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, तो IS R1 अपॉन IS होगा। टोटल आरएमएस वैल्यू कितना होगा, टोटल आरएमएस वैल्यू की अगर मैं बात करूं कि टोटल आरएमएस वैल्यू कितना होगा, तो देखो IS R1 की वैल्यू कितना है, फंडामेंटल कंपोनेंट्स की वैल्यू कितना है, तो फंडामेंटल कंपोनेंट की वैल्यू 4 आई नॉट अपॉन पाई है, डिवाइड बाय √2 करूंगा और फिर आई नॉट का डिवाइड करूंगा आपके पास, तो 0.9 आ जाएगा आपके पास। क्यों, क्योंकि ये 4 आई नॉट अपॉन पाई फंडामेंटल कंपोनेंट डिवाइड बाय √2 किया तो 0.9 बना, और टोटल आरएमएस वैल्यू कितना है सोर्स करंट का, वो आई नॉट है, आई नॉट कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब इंटरेस्टिंग ये हुआ कि इस क्वेश्चन का फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर 1, इस क्वेश्चन का इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू 0.9 होगा, इसका आंसर 0.9 आंसर। क्लियर, तो अगर ये क्वेश्चन कोई अगर पूछता है तो ये आंसर उसके हुए। और इस कंसेप्ट को बहुत ही केयर करना चाहिए कि स्टूडेंट को, उसको समझना चाहिए कि क्या आप पढ़ रहे हो। अब अगर मैं बात करूं कि इस केस में क्या होने वाला, अगर यहां पे तो हम ये बात कर लिए, इस केस में अगर मैं बात करूं कि इस केस में क्या होता है, फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर और इनपुट पावर फैक्टर, यहां पे सोर्स करंट का फिगर कैसे होता है, यहां पे सोर्स करंट का फिगर ऐसे होता है, ये अल्फा था आपके पास, अल्फा के बाद ये ट्रिगर्ड किया, ये ट्रिगर्ड किया आपके पास, ये अल्फा हुआ, ये पाई प्लस अल्फा हुआ, ये आई नॉट हुआ, ये माइनस आई नॉट हुआ, ये सोर्स करंट का फिगर। इसका फोरियर सीरीज एक्सपांशन 4 आई नॉट अपॉन एन पाई साइन एन ओमेगा टी माइनस एन अल्फा फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ एन। अगेन ऑड हार्मोनिक्स होता है आपके पास। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो क्या होगा, 4 आई नॉट अपॉन पाई साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस 4 आई नॉट अपॉन 3 पाई, थर्ड हार्मोनिक्स साइन 3 ओमेगा टी माइनस 3 अल्फा, ऐसे बढ़ते जाएगा, ये ऐसा बढ़ते जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि फंडामेंटल कंपोनेंट्स में आपके पास और सोर्स वोल्टेज में क्या, देखो ये सोर्स वोल्टेज,
सोर्स वोल्टेज वो Vm sin ओमेगा टी और ये sin ओमेगा टी माइनस अल्फा, एंगल कितना है सिर्फ अल्फा। इसका मतलब है कि इस जगह पे फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर का आंसर कितना होगा, तो cos अल्फा आंसर है इसका। अल्फा प्रोवाइड करो, फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर पूछ लो। बट अगर मैं बोल रहा हूं कि इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू कितना होगा आपके पास, इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू कितना होगा, तो इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इनपुट पावर फैक्टर की जो वैल्यू होता है आपके पास, फिर वही आपके पास पावर की वैल्यू, पावर को बराबर कर देते हैं हम लोग, और पावर को जब बराबर कर देते तो रिजल्ट कितना आ जाता है, ISR1 अपन IS cos अल्फा, और ISR1 और अपन IS की वैल्यू, टोटल RMS वैल्यू इसका I0 है, ISR1 की वैल्यू जो होता है फंडामेंटल कंपोनेंट डिवाइड बाय √2 करूंगा RMS वैल्यू के लिए, तो ये आ जाएगा 0.9 I0 डिवाइड बाय I0 इंटू cos अल्फा, तो आंसर आ गया 0.9 cos अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान से देखा जाए ना कि फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर अगर cos अल्फा है, अल्फा 0 पुट करोगे तो फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर आप अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर 1 होगा। ये 0.9 cos अल्फा है, अगर मैं बोलूं कि अल्फा 0 पुट करोगे तो आंसर विल बी 0.9। इसका मतलब अगर आप कंट्रोल रेक्टिफायर को जानते हो तो आप अनकंट्रोल तक जाना कोई बड़ी बात नहीं, आप अल्फा 0 पुट कर लो, 0.9 cos अल्फा 0.9 हो जाएगा और cos अल्फा का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के आंसर आपको पता चल गए, चाहे आपको कोई ये फिगर दे, फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर पूछे चाहे इनपुट पावर फैक्टर पूछे, कोई फिगर आपको ये दे, चाहे फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर पूछे चाहे इनपुट पावर फैक्टर पूछे, आप हर क्वेश्चन का आंसर देते हो। अब मेरे पास बात आती है कि सोर्स इंडक्टेंस जब होगा तब क्या होगा। अब सोर्स इंडक्टेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं, है ना, इसको हटा रहा हूं मैं, सोर्स इंडक्टेंस की अगर बात कर रहा हूं तो देखो ध्यान से कि आपके पास फिगर ये वाला एक फिगर बचा जिसमें डायोड आपके पास लगा हुआ है। अब सोर्स इंडक्टेंस आपके पास जब लगा है तो ओवरलैपिंग एंगल आता है, और ओवरलैपिंग एंगल ओमेगा टी की वो वैल्यू होती है जिसमें पूरे डिवाइसेस कंडक्ट करते हैं। अगर चारों डायोड है तो चारों डायोड कंडक्ट करेंगे, और अगर चारों SCR है तो चारों SCR कंडक्ट करेंगे। ये होता है ओवरलैपिंग एंगल, डिले एंगल। ठीक है, इस केस की अगर मैं बात करता हूं, इस केस में क्या होगा इस वाली जगह पे, तो इस वाली जगह पे देखो आपके पास फिगर वैसा था, कब था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट कर रहा था, IS I0 था। बट अब आपके पास होगा क्या, आपके पास फिगर ये होगा। और अगर मैं बोलूँ सोर्स करंट कैसे होगा, तो अब क्या होने वाला है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपके पास क्या होता है, आपके पास कि ये I0 करंट तो कांस्टेंट होते जाता है, ये करंट बढ़ते जाता है, ये करंट कम होते जाता है। पहले इसमें पूरा I0 फ्लो था, अब ये धीरे धीरे ये I0 होते जाएगा और ये I0 से कम होते जाएगा। ये जैसे ही ऑफ होगा वो कंडक्ट कर लेगा, क्योंकि अब सोर्स इंडक्टेंस है, इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा। तो फिगर कैसे होता है, अगर मैं ध्यान से बोलूं तो फिगर ऐसे होता है, ये सोर्स करंट का फिगर आपके पास होता है। ये आपके पास म्यू के बाद आपके पास कंडक्ट करते हैं, आपके पास ये D1 D2, ये D1 D2 कंडक्ट कर रहे हैं, ये पाई प्लस म्यू, ये D3 D4 कंडक्ट कर रहे हैं। ये D1 D2 लिख देता हूं मैं, D1 D2, ये D3 D4। पहले कौन कंडक्ट कर रहे थे, अगर मैं अल्फा के पहले की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कौन कंडक्ट कर रहे थे, सबके सब कंडक्ट कर रहे थे, D1 D2 D3 D4 सबके सब कंडक्ट कर रहे थे। ये जो वैल्यू होता है माइनस I0, और ये वैल्यू जो होता है वो I0 होता है, और ये जो वैल्यू होता है ना, ये होता है μ/2, एकदम मिडिल वैल्यू, ये μ/2 होता है। ये आपके पास पाई प्लस μ/2 है, पाई प्लस μ/2। अब होता क्या है कि अगर मैं इसके फंडामेंटल कंपोनेंट्स को निकालूं, आसान नहीं, आपके पास फोरियर सीरीज अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए। इसका तो फोरियर सीरीज आज तक आप देखे नहीं होंगे, और किसी पावर टाइम्स की बुक में इसका फोरियर सीरीज का एक्सपांशन नहीं दिया होगा आई थिंक। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका फंडामेंटल कैसे जाता है, इसका फंडामेंटल आपके पास ऐसा आपके पास जाते जाता है, ये लगभग ऐसे आपके पास ऐसा करके आपके पास जाते जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट है आपके पास, ये सोर्स करंट 0 पे कब आएगा, सोर्स करंट 0 पे μ/2 पे आएगा। सोर्स वोल्टेज 0 पे कब होता है, अगर मैं सोर्स वोल्टेज की फिगर की बात करूं, ये साइनोसोडल का फिगर है, ये सिंपल, ये साइनोसोडल, ये आपके पास 0, ये 0 पे था, और ये किस पे था, μ/2 पे। इसका मतलब है कि ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये μ/2 से आपके पास 0 पे जा रहा है। इसका मतलब करंट लैग कर रहा बाय द एंगल ऑफ μ/2। तो अगर मैं बोलूं कि ये इसका फंडामेंटल कंपोनेंट है, इसका एक फंडामेंटल कंपोनेंट है, तो अगर मैं बोलूं कि फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा एक डायोड सर्किट में ड्यू टू सोर्स इंडक्टेंस, एक्चुअली ये cos μ/2 होता है। इतने एंगल से आपके पास लैग कर रहा है। इसका जो फंडामेंटल कंपोनेंट है वो μ/2 के एंगल से लैग करता है फ्रॉम द सोर्स वोल्टेज। ये सोर्स वोल्टेज, इसको बोलते हैं फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर। क्या μ/2 से लैग कर रहा है, ये लैगिंग पावर फैक्टर होता है cos μ/2। ओके, तो ये आपके पास ऐसा फंडामेंटल कंपोनेंट है। अब आपके पास इसका फोरियर सीरीज का एक्सपांशन अदरवाइज आपको निकालना पड़ेगा, इतना आपको आइडिया होने से चल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां पे बात करता हूं, चलो ये आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन था, ये ओरिजिनल क्वेश्चन जिसका आंसर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। बट इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि क्या था आपके पास, तो हमको पता है
कि अगर आपके पास सोर्स इंडक्टेंस आपके पास अगर है और ऊपर से कंट्रोल रेक्टिफायर है, सोर्स इंडक्टेंस और एक कंट्रोल रेक्टिफायर है, ये आपके पास ये अल्फा, अल्फा के बाद कंडक्ट करेगा, लेकिन ये अल्फा प्लस म्यू, ये वाला जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है, ये है अल्फा प्लस म्यू बाई 2। ओके, यहाँ पे आपके पास अल्फा के पहले आपके पास इस वाली जगह पे पूरे के पूरे आपके पास SCR कंडक्ट कर रहे थे, T1 T2 T3 T4 सब के सब कंडक्ट कर रहे थे यहाँ पे, ये आपके पास पाई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो कंडक्ट करेगा, नेक्स्ट आपके पास ये पाई प्लस अल्फा, ये अल्फा आपके पास, तो ये पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा से पाई प्लस अल्फा प्लस म्यू, और ये अगर मैं बात करूं तो ये कितना है, पाई प्लस अल्फा प्लस म्यू बाई 2। ओके, अगर मैं अब इसमें इस केस में अगर मैं फंडामेंटल हार्मोनिक्स की बात करूं आपके पास, तो फंडामेंटल हार्मोनिक्स जो होगा ना आपके पास, ये ऐसा करके ऐसा जाएगा। फंडामेंटल हार्मोनिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा करके, ये इस वाली जगह से ऐसा करके ऐसा जाएगा, यहां से क्रॉस होगा। ये थोड़ा बहुत वेरिएशन जो भी वेरिएशन हो, इंपॉर्टेंट है कि यहां से जाएगा। अब यहां से अगर जा रहा है आपके पास, तो ये क्या दिख रहा है, इस वाले पॉइंट्स पे अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो करंट है आपके पास, सोर्स वोल्टेज तो हम बोल दिए कि ये जो जीरो वाला जो पॉइंट्स है आपके पास, जो करंट आपके पास जिस जगह पे जीरो हो रहा है, सोर्स वोल्टेज तो जो जीरो जिस जगह पे हो रहा था, अगर मैं सोर्स वोल्टेज की बात करूं तो देखो सोर्स वोल्टेज का फिगर ये है आपके पास, ये सोर्स वोल्टेज का फिगर, सोर्स वोल्टेज में देखो आपके पास जीरो ही है, करंट आपके पास यहाँ पे जीरो हो रहा है, और ये जो करंट है इसकी जो वैल्यू आपके पास ये अल्फा प्लस म्यू बाई 2, इसका मतलब है ये जो सोर्स करंट है इस सोर्स वोल्टेज से, सोर्स वोल्टेज है इससे लैग कर रहा है, कितने एंगल से लैग कर रहा है, अल्फा प्लस म्यू बाई 2 से लैग कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग पावर फैक्टर होगा, क्योंकि करंट लैग कर रहा है, तो ये जो फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर होगा वो कॉस, और एंगल कितना है, अल्फा प्लस म्यू बाई 2। तो आप देखिए कि फंडामेंटल जो इनपुट पावर फैक्टर की हम बात कर रहे थे, तो कॉस अल्फा प्लस म्यू बाई 2 आ गया आपके पास। ठीक है, इस जगह पे तो क्वेश्चन जो भी फ्रेम किया गया है आपके पास फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर में, उसके लिए रिजल्ट इसलिए ये होता है, आपको रीजनिंग पता होना चाहिए कि रिजल्ट कहां से आया। अब अगर मैं ऐसी जगह पे अगर मैं बोल दूं कि इनपुट पावर फैक्टर फाइंड आउट करो ऐसी जगह पे, इसका मतलब क्या होगा, पावर जो होगा VS IS cos फाई, ये इनपुट पावर फैक्टर हुआ, इसकी वैल्यू होगी फंडामेंटल कंपोनेंट के बराबर, और फंडामेंटल कंपोनेंट में आपके पास अगर मैं एंगल लिख दे रहा हूं आपके पास cos फाई 1, ये आपके पास फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर। तो रिजल्ट क्या हुआ, VS कैंसिल आउट हुआ। अगर मैं बोलूं कि इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, तो ये होगा फंडामेंटल कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल RMS करंट इनटू cos फाई 1, और ये जो फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर है इसका आंसर है cos अल्फा प्लस म्यू बाई 2, ये आपके पास। अब ये जो फंडामेंटल कंपोनेंट है और ये टोटल RMS करंट है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पीरियोडिक, इस जो पीरियोडिक आपके पास जो सोर्स करंट है इसका आपको फोरियर सीरीज आपको लिखते आना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि इसका आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए फिर आपको लिखना पड़ेगा कि अल्फा से लेके यहां तक पाई प्लस अल्फा प्लस म्यू तक, फिर आपको स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करना होगा, कांस्टेंट को सॉल्व करना होगा, और इसका आप टोटल आरएमएस वैल्यू निकालोगे। इसका मतलब है ये टोटल आरएमएस वैल्यू इसका निकालना पड़ेगा इस वेव फॉर्म का, और इसका फोरियर सीरीज अप्लाई करोगे तब जाके इसका फंडामेंटल कंपोनेंट होगा। और इतना कॉम्प्लिकेटेड नॉर्मली कोई भी हैंडल नहीं करता, और कोई भी इवन बुक में भी कोई प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए इस केस में आपको कोई भी इनपुट पावर फैक्टर पूछेगा ही नहीं इस केस में कि आप इनपुट पावर फैक्टर फाइंड आउट करो। क्यों? क्योंकि इसलिए दो रिजल्ट पता होना चाहिए। चलिए, तो पता चल गया कि फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर cos अल्फा प्लस म्यू बाई 2 होता है। आपको फंडामेंटल कंपोनेंट चाहिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट आप सोर्स करें, इसका मतलब इसके फोरियर सीरीज के फंडामेंटल कंपोनेंट से आप निकालेंगे फोरियर सीरीज अप्लाई करके। और ये टोटल आरएमएस के लिए भी, टोटल आरएमएस भी निकालने के लिए आपका फिर बेसिक आपको मैथमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा आरएमएस करंट निकालने के रिजल्ट को। तो ऐसे केसेस में इनपुट पावर फैक्टर आपको सोर्स इंडक्टेंस जब प्रेजेंस होगा, ऐसे केसेस में आपसे कोई नहीं पूछने वाला, बट आपको पता होना चाहिए। कल कोई मेरे को बोल दे कि फंडामेंटल कंपोनेंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट इस सोर्स करंट का इतना है, ये टोटल सोर्स करंट इतना है, और मैं ओवरलैपिंग एंगल दे रहा हूं, बताओ इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, तब तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये दोनों वैल्यू अगर कोई मेरे को प्रोवाइड कर दे, मेरे को अल्फा कोई प्रोवाइड कर दे और म्यू कोई प्रोवाइड कर दे, तब तो मैं इनपुट पावर फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकता हूं। ओके, अदरवाइज इन जनरल अगर मैं बोलूं कि इसका कोई रिजल्ट किसी के पास होगा, तो ऐसे इन जनरल इसका कोई रिजल्ट अवेलेबल नहीं। ये आपके पास परफेक्ट एक फॉर्म हो गया। इतना ओवरऑल पता होना चाहिए आपको
एक फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर और इनपुट पावर फैक्टर के बारे में। तो आप कोई भी रैंडम कोई क्वेश्चंस आ गए, आप आराम से किसी भी क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हो। ओके, तो मेरे को लगता है कि आपको इनपुट पावर फैक्टर और फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर का अच्छा खासा आइडिया हुआ है, मीनिंग एकदम क्लियर है, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी इनपुट पावर फैक्टर को आपके पास जैसे फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर को फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर भी लिखा रहता है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा क्लियर करना कि टर्मोलॉजी कैसे यूज करते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टॉपिक है हमारा बहुत कंसेप्चुअल है, इस टॉपिक में आपको मिस्टेक नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को रीड करना है, टर्मोलॉजी का केयर करना है कि कोई आपसे क्या पूछ रहा है, क्योंकि आप टर्मोलॉजी का केयर नहीं करेंगे तो आपसे बेसिक मिस्टेक हो सकता है, और बेसिक मिस्टेक फिर बहुत समय तक हर्ट करता है, तो ऐसी बेसिक मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था सिंगल फेस कंट्रोल रेक्टिफायर का, और इतने से लगभग आपको अच्छा खासा आइडिया हुआ होगा, है ना। बाकी तो आप यूट्यूब पे आपके पास आप जो थ्योरेटिकल जो आपके पास वीडियोस आ रहे हैं, पंकज शुक्ला सर जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी आप देख ही रहे होंगे, तो उन वीडियोस को भी देखते रहो, जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं उनको भी देखते रहो। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, और भी अगर कुछ डाउट्स आएंगे तो आप कमेंट्स में दीजिएगा आपके पास। ठीक है, या तो फिर हमारा गेट एकेडमी का जो क्लोज ग्रुप है आपके पास फेसबुक में, वहां तो आप अपने डाउट्स वगैरह पोस्ट करते होंगे, वहां पे भी आपको हेल्प मिल जाती होगी। तो इतने तरीके से आपको एडवांटेज लेना है, जितने तरीके को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक दो चीजों को और केयर करना है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में अगर जाओगे तो आपके पास लिंक होगा, उसमें यूट्यूब में हम जितने भी वीडियोस प्रोवाइड किए कि गेट एकेडमी कितने वीडियोस प्रोवाइड किए, तो यूट्यूब में आपके पास लिंक, आपके पास जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहां पे आपको पूरा पता चल जाएगा आपके पास क्या क्या वीडियोस अवेलेबल है, तो आप उन डिस्क्रिप्शन में जाके आपके पास उस वीडियोस को देख सकते हो। एक और चीज है आपके पास कि जो गेट एकेडमी का जो फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज में भी आप जाके आपके पास लाइक्स करिएगा, क्योंकि वहां पे भी अभी हम बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करने वाले, जो फेसबुक जो पेज है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे भी उसका लिंक दिया होगा, तो आप फेसबुक पेज में भी लिंक अप रहिए कि हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले, क्या क्या नई चीजें आने वाली है। तो आप गेट एकेडमी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं सबसे आप आराम से आप केयर करते रहिए कि हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आपको गेट एकेडमी से रिलेटेड होगा सब आपको मैक्सिमम चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, और आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।